हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 24 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण के और प्रभात खबर के और हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण आर्टिकल को। आज के वीडियो में कुल 11 आर्टिकल को शामिल किया गया है, जो कि बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य पीसीएस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल को। जो है, बैंकों को वापस मिला घोटालों में डूबा पैसा। ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का खबर है। बैंकों को वापस मिला घोटालों में डूबा पैसा, मतलब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा, ईडी के द्वारा जो है, जो नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी, जो कि बैंकों से, अलग अलग बैंकों से लोन लेकर के जो है ये विदेश भाग चुका है और लोन नहीं चुका सका है, तो उन लोगों की संपत्तियों को पहचान करके उनकी संपत्तियों को जो है जब्त करके उसको बेच करके जो है कुछ इस बैंकों को दिया जाएगा ईडी के द्वारा। तो अभी तक जो वसूला गया है कुछ पैसा 22,000, कुल जो इन लोगों के द्वारा जो लोन लिया गया था तो वो उसका जो है 40% राशि जो है वसूला जा चुका है। तो कुल लोन जो है तीनों के द्वारा जो लगा, तीनों भगोड़ों के द्वारा जो लिया गया है 22,585.83 करोड़ जो है तीनों के द्वारा। और उसमें से कितना का वसूला गया है संपत्ति को बेच करके ईडी के द्वारा, तो 9,041.5 करोड़ जो है वसूल लिया गया है। इसका मतलब है 40% जो है वसूला गया है और बाकी प्रोसेस में है। तो ये अच्छी खबर है ना। बैंकों के हालत में कुछ सुधार आएगा, जो जिस बैंक का पैसा डूबा है उसका जो है पैसा वापस आ पाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बनने की ओर बढ़े कदम। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सिन्हा ने एक व्यवस्था किया है कि पहले क्या था कि कॉल सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए अलग कॉल सेंटर काम करता था और घरेलू ग्राहकों के लिए, मतलब राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए अलग कॉल सेंटर काम करता था। अभी जो दोनों को अब एक कर दिया है मर्ज। तो इसमें यह कहा गया है कि अब एक ही कॉल सेंटर, एक ही बीपीओ जो है दोनों ग्राहकों के लिए सेवा देगा, है ना। तो दोनों ग्राहकों के लिए सेवा देगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर आएगी, काम करेगी और उसके लिए जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक होगा तो वो भी उसी कॉल सेंटर से जो है अपना सेवा ले सकता है, क्वेरी का जो है जानकारी ले सकता है, प्रश्नों का जवाब ले सकता है। और वही जो है घरेलू ग्राहक है तो वो भी यहाँ से उससे जो अपना क्वेरी को दूर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ये व्यवस्था आईटी मिनिस्टर ने कर दिया है। पहले अलग अलग होता था, घरेलू ग्राहकों के लिए अलग कॉल सेंटर और इंटरनेशनल ग्राहकों के लिए अलग कॉल सेंटर, तो अब दोनों को मर्ज कर दिया है। तो ये जो है ये एक बीपीओ की दुनिया में अच्छी खबर है। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यही है कॉल सेंटर जो सेवा जो भारत देती है अलग अलग विदेशी कंपनियों को जो है, तो उससे जो है भारत को उगाही होती है कुछ राजस्व, जिसको आप कहते हैं सेवा क्षेत्र से आया इनकम, है ना। ये सेवा है, सेवा के बदले में आया इनकम। अगला आर्टिकल देखिए, नावों के लिए देश का पहला सीएनजी स्टेशन। अभी क्या है कि देखिए, बनारस जो कि बनारस मतलब काशी के खिरकिया घाट में शुरू हो गया। गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सीएनजी प्लांट लगाया गया है, जिसको जो है खास करके वहाँ जो नाव चलती है गंगा नदी में, उस नाव में जो है सीएनजी इंजन लगाने का और सीएनजी गैस जो है वहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। चूँकि है क्या कि वहाँ जो नाव जो चलती है वो सारे नाव जो है अभी डीजल इंजन के माध्यम से चलता है, जो कि पर्यावरण को दूषित करता है। तो इसीलिए जो है इसी को ध्यान में रखते हुए जो है इस तरह के गेल इंडिया लिमिटेड का एक पहल है। और इस तरह का जो है उद्घाटन फरवरी में ही स्टील इस्पात मंत्री के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी जो है जाकर के इस पर अमल में लाया गया और उसमें काम शुरू हो गया है। इसमें क्या होगा कि नाविकों को कुछ बचत भी होगी, क्योंकि सीएनजी और डीजल ज़्यादा महंगा है, सीएनजी थोड़ा कम पड़ेगा और खर्च भी कम होगा, है ना। कम सीएनजी खर्च में वो ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। तो 90 से अधिक नावें सीएनजी में बदली गई है और बाकी शेष जो है अभी प्रक्रिया में है। तो ये चीज़ है। अगला है देखिए, ओलंपियन कर्नल मल्लेश्वरी बनी डीएसयू की पहली कुलपति। डीएसयू क्या होता है? डीएसयू होता है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, है ना। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसमें ओलंपियन कर्नल मल्लेश्वरी को कुलपति बनाया गया है। तो ओलंपियन कर्नल मल्लेश्वरी का नाम सुने होंगे, पहली महिला जो कि ओलंपिक गेम में जो है भारत की तरफ से मेडल जीत कर आई थी। तो कर्नल मल्लेश्वरी का दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति के रूप में स्वागत किया गया, है ना। प्रथम कुलपति बनाया गया है इनको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर यह पद उनको दिया गया है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था कल। तो ये है अरविंद केजरीवाल के द्वारा इनको जो है बनवाया गया है। सिसोदिया बोले, यहाँ ऐसी प्रतिभाओं का तराशा जाएगा जो हर ओलंपिक में कम से कम 50 स्वर्ण पदक लाएंगे।
अगला देखिए, भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर में शुरू किया बड़ा युद्धाभ्यास। अभी जो है भारत और अमेरिका के नौसैनिकों के द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास किया गया केरल तट के करीब में। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास जो है युद्ध अभ्यास किया गया। अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक पोत, अमेरिका का एक विमान वाहक पोत है USS रोनाल्ड रीगन, उसी पर जो है ये अभ्यास किया गया। उसी से जो है अनेकों फाइटर प्लेन अमेरिका का और भारत का उड़ा और अपना तय निशाने को जो है साधा और मतलब दोनों मिल करके संयुक्त प्रयास किया, अभ्यास किया। ठीक है, इस अभ्यास के पीछे मंशा क्या है भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्ध अभ्यास करने के पीछे? तो यह है चीन को सचेत करना और चीन को जो है दोनों देश की सेनाओं में समन्वय बढ़ाना, मतलब अमेरिका और भारत की सेनाओं में समन्वय बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति पर अंकुश लगाना। चूँकि है क्या कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है चीन अपना पांव पसारता जा रहा है, अपना शक्ति को विस्तार कर रूप देता जा रहा है, इसीलिए जो है यह एक अहम कदम है भारत और अमेरिका के नौसैनिकों के बीच में युद्धाभ्यास। ठीक है, अगला है देखिए, दुशांबे में SCO की बैठक में शामिल हुए NSA डोभाल, अजीत डोभाल शामिल हुए। दुशांबे जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान जो है SCO का एक मेंबर है, सब मेंबर देश है। भारत में मेंबर है। SCO क्या होता है? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 देश शामिल है। 8 देश में अपना भारत भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है और चीन भी शामिल है और बाकी मध्य देश भी शामिल, मध्य एशिया के देश शामिल हैं जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि। ठीक है, तो कजाकिस्तान के दुशांबे में यह मीटिंग हुई थी 8 संघाई सहयोग संगठन के NSA का, है ना। तो भारत की तरफ से अजीत डोभाल शामिल हुए थे, तो यही चीज़ है। अगला है देखिए, पेटेंट कानून में ढील के बगैर ना जीती जा सकती है कोविड से लड़ाई। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि कोविड से जो है पेटेंट कानून में बदलाव होना चाहिए। चूँकि है क्या कि कोविड से बचाव होने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन का उत्पादन होना आवश्यक है और वैक्सीन उत्पादन में भारत की अहम भूमिका होती है। तो भारत में वैक्सीन बनेगा तो वैक्सीन बनाने के लिए जो है इसका टेक्नोलॉजी, जो वैक्सीन का जो है कुछ देश यूरोपीय कंट्री ज़्यादा खोजा है। तो यूरोपीय कंट्री जब तक वो अपना पेटेंट कानून में ढील नहीं देगा तो उस टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत में वैक्सीन कैसे बनाया जाएगा। तो इन्होंने अपील किया है यूरोपीय संघ से। तो यूरोपीय संघ में कुल 27 देश है और अभी यूरोपीय संघ का जो है अध्यक्ष जो है पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल के विदेश मंत्री को इन्होंने यह बात कही कि जो है अभी यूरोपीय संघ का मीटिंग होने वाली है, तो वहाँ पर इस बात को, इस मुद्दे को रखें और पेटेंट कानून में ढील और पेटेंट कानून में थोड़ा सा ढील दें ताकि भारत में जो है यूरोपीय कंट्री के द्वारा खोजे गए टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ पर कोरोना का वैक्सीन बनाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से। और साथ ही साथ उन्होंने WTO से भी अपील किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, विश्व व्यापार संगठन से, कि पेटेंट कानून को वही देखता है, WTO ही वही रूल लागू करता है पेटेंट कानून को, तो वो भी उसमें सुधार करे पेटेंट कानून में, है ना। एक अपील किया है WTO से। तो ये है। अगला देखिए, भारत चीन में LAC की स्थिति पर बड़ी तल्खी। तो भारत और चीन के बीच में जो है तल्खी बढ़ी है। पिछले साल भी तल्खी बढ़ा हुआ था, खास करके LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो सीमा रेखा है आपको लद्दाख के पास है, लद्दाख और चीन के पास है ये सीमा रेखा। वहाँ पर जो है चीन जब अपना सेना को बढ़ा दिया है, अपना सेना की गतिविधियों को बढ़ा दिया, जिसके कारण भारत उसका विरोध किया। तो पिछले साल विदेश मंत्रियों का मीटिंग हुआ था चीन का और भारत का, जिसमें जो है ये मीटिंग में यही फैसला हुआ था, समझौता हुआ था कि कोई भी देश अपना सेनाओं को वहाँ अधिक नहीं रखेंगे। तो इस समझौता का भी जो चीन है उल्लंघन कर लिया है और वहाँ पर अधिक से अधिक सेना को जमावड़ा कर दिया। इसीलिए जो है भारत चीन में LAC की स्थिति पर बड़ी तल्खी, दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, है ना, वाक युद्ध होने लगा है। ठीक है, दुशांबे में SCO बैठक में ये तो हो चुका है NSA डोभाल। ये अगला है, समुद्र में कचरे का 80% हिस्सा प्लास्टिक, है ना। तो इसमें कहा गया है कि समुद्र, प्रकृति हर इंसान की ज़रूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन इंसान है कि उसे इसकी कदर ही नहीं है। हालिया अध्ययन में यह निकल करके आया है कि जो है समुद्र में जितना भी कचरा है उसका 80% प्लास्टिक कचरा है। अब समझ सकते हैं आप, प्लास्टिक का अलग अलग रूप है। प्लास्टिक थैली के रूप में 14%, प्लास्टिक बोतल के रूप में 12%, 80% कचरा समुद्र में जो है 80% कचरा जो है प्लास्टिक कचरा है। तो उस प्लास्टिक में से जो है प्लास्टिक थैली है 14%, प्लास्टिक बोतल है 12%, खाद्य कंटेनर जिसमें अनाज वनाज रखते हैं उस कंटेनर जो है फेंका गया है वो सब है 9%, प्लास्टिक रैपर है जो है 9%।
तो इस तरह से स्पेन के कैडिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन किया है और 44% प्रदूषण में सिर्फ 4 चीज़ों का हिस्सेदारी है। मतलब समुद्र में जो प्रदूषण है उसमें ये 4 चीज़, प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक बोतल, खाद्य कंटेनर और जो है प्लास्टिक रैपर का अहम भूमिका है। ठीक है, तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है ये चीज़। अगला है देखिए, नियमों में जकड़ ओलंपिक देख सकेंगे प्रशंसक। इस बार जैसा कि हमें पता है कि अगले महीना जुलाई महीने से जो है टोक्यो में ओलंपिक शुरू होने वाला है और वहाँ से हर देश से जो है खिलाड़ी लोग वहाँ पहुँचने भी लगे हैं। तो भारत से भी खिलाड़ी वहाँ जाने के, भारतीय दल भी वहाँ पहुँचने के लिए जो है यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो नियमों में जकड़ ओलंपिक देख सकेंगे। तो लेकिन इस बार जो है ओलंपिक देखने के लिए प्रशंसक के लिए भी कुछ, और खिलाड़ियों के लिए भी और प्रशंसकों के लिए भी जो है, दर्शकों के लिए, प्रशंसकों के लिए भी कुछ जो है एक नियम बनाया गया, कड़ा नियम कोरोना को लेकर के। तो इसमें जो है यही कड़ा नियम है कि इसमें आप तो जो मैदान में जाएंगे, खुलकर जश्न नहीं मना पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक आयोजकों ने कोरोना महामारी को देखते हुए कई प्रशंसकों के जश्न पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें दौरान शराब नहीं पी सकेंगे, इस प्रशंसक मैचों के दौरान शराब नहीं पी सकेंगे। मतलब एक दूसरे को हाथ ताली नहीं मार सकेंगे, शोर नहीं मचा सकेंगे। इसके अलावा उनके ऑटोग्राफ लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस तरह का कुछ जो है, और सबसे बड़ी जो सिरदर्दी तब हो गया जब युगांडा टीम के जो है 2 खिलाड़ी जो है संक्रमण पाए गए, तो उनको जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन कहा गया है ओलंपिक समिति के द्वारा चिंता की कोई बात नहीं है, सारा जांच पड़ताल के बाद ही ओलंपिक गेम होगा। ठीक है, तो इसमें अब भारतीय टीम भी अब जाने को तैयार है। तो पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक दल को शुभकामनाएं दी। जैसा कि जानते हैं टोक्यो में ओलंपिक गेम होने वाला है अगले महीना से, तो भारतीय टीम भी अब वहां के लिए रवाना हो रही है। तो पीएम मोदी ने उन टीम को जो है शुभकामनाएं दी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। तो इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं दी। और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। अब जिसके कारण जो है अभी जुलाई महीने के 2021 में शुरू हो रहा टोक्यो में ही। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि ओलंपिक दिवस के अवसर पर मैं उन सभी का सराहना करता हूं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इस तरह से उन्होंने प्रोत्साहन किया ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को। ठीक है, तो ये है आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। फिर कल देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आता है। थैंक यू, धन्यवाद।